आईएएस अधिकारी बनने का सपना तो देख लिया, भीतर से आवाज आई कि भैया बनूंगा ना तो आईएएस अधिकारी बनूंगा, जिंदगी में कुछ करने आया हूं। आपके अंदर से आवाज नहीं आई तो आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, फैमिली ने, सबने सर पे चढ़ा दिया कि भाई तू तो आईएएस अधिकारी बनने लायक है, तू तो इतना इंटेलिजेंट है। तो आप लोगों ने भी सीधा जंप मार लिया यूपीएससी के पढ़ाई के अंदर, ना देखा इसका कोई पैटर्न, ना कोई सिलेबस को जानने की कोशिश की, ना ही आपने कोई बुक्स की एक स्ट्रैटेजी बनाई और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। आपको सबसे पहले करना क्या है भैया, डिटेल सिलेबस को जानो, ठीक है, उसके पैटर्न को जानो, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करो। ग्रेजुएशन में हो तो सीधा ग्रेजुएशन से निकलते ही हाथ में जॉब चाहिए, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक बारी में एग्जाम को क्लियर करो, वरना उस चक्रव्यूह में बार बार झूलते रहोगे। अब जो पीछे आप मेरे साइट देख रहे हो, यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है, आप चाहो तो इसे खुद ही डाउनलोड करो, खुद ही पढ़िए, आराम से उसको डिटेल में पढ़ते रहिए। मैं कहती हूँ इस पे टाइम मत देना। पेबल्स जो है, ये छोटी छोटी चीजें, सिलेबस को बताना, इसको एग्जाम को समझाना, ये सब हम कर लेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ कि आप लोग इसकी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखो, ये पेबल्स हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग कर लेंगे। अब मेजर चीज क्या है यहाँ पे कि पहले आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा यार। किसी भी चीज को बिना समझे आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा ये एग्जाम को समझिए। किसको समझना है भैया? यूपीएससी को समझना है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने कहा यार ये जो इसका पैटर्न है ना, वो समझना सबसे पहले जरूरी है। आपने कहा कौन सा पैटर्न मैम? प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पड़ाव है, ठीक है, इसे कहेंगे स्टेज 1। इसके मार्क्स जो है कभी भी आपकी कोई भी मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं। जो आपने फाइनल मार्कशीट देखी होगी, शक्ति दुबे जी की देखी होगी या किसी अदर की, आपने अगर मार्कशीट देखी है। दूसरा मैं कहती हूं, दूसरा है आपका मेंस। यही आपका पूरा डिसाइडर होता है, इसीलिए नाम भी इसका क्या है? इसका नाम भी है मेंस, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? स्टेज 2, ठीक है। फिर मैंने कहा तीसरी चीज है इंटरव्यू, साक्षात्कार, कि यहां पे आपकी पर्सनालिटी को ही जज किया जाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसके मार्क्स दिए जाते हैं और वो जुड़ता है आपकी फाइनल मार्कशीट में। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि यार यहां पे प्रीलिम्स क्या है। तो देखो यार, प्रीलिम्स में कुछ नहीं, आपके 2 एग्जाम होंगे। कौन से 2 एग्जाम्स होने वाले हैं? मैंने कहा प्रीलिम्स में आपका फर्स्ट जो पेपर है वो होता है जीएस का, ठीक है। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज का। और इसी एग्जाम से आपको पता चलता है कि आप लोगों का क्या रिजल्ट रहने वाला है, मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि यही कट ऑफ बताता है आपकी। कट ऑफ इसी से आती है, ठीक है। कैसे एग्जाम होते हैं जी? यहां पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। पूरा प्रीलिम्स ही जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ये पूरा प्रीलिम्स। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जहां पे आप लोगों के बबल्स होंगे एग्जाम में, ठीक है। इन बबल्स में से जो भी आंसर आपको सही लगता है, ऑप्शन सही लगता है, वो आपको डार्क करना होता है। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। अब मैं एक और चीज इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छी एक चीज बता देती हूँ आपको कि भाई ये जीएस का पेपर जो है ना, इसमें क्वेश्चंस जो है सिर्फ 100 आते हैं, ठीक है। कहने सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चंस भी। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई टोटल जो है 200 मार्क्स का ये एग्जाम है, ठीक है। अब अगर ये 200 एग्जाम का, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है मैम? जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। मतलब हुआ 0.66 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि आपको कंपटीशन भी रिड्यूस करना है। मेंस में जो बच्चे बैठेंगे वो मुश्किल से 12 से 14,000 बच्चे होते हैं, चाहे आपके प्रीलिम्स में 5 से 6 लाख बच्चे बैठे हों। ये तो हुई बात जीएस की। अब भाई जीएस के अलावा आपका एक और सब्जेक्ट है इसमें। वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने कहा वो सब्जेक्ट है सीसैट, ठीक है। अब ये सीसैट के बारे में अगर बात करूं तो यार ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ
इसके अंदर 33% के मार्क्स चाहिए, आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैम मार्क्स कितने होंगे इसके अंदर? भाई एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं वो तो है 80, ठीक है, पर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है, जिसका मतलब है आप लोगों का टोटल अगेन ये एग्जाम भी 200 मार्क्स का हो जाता है, राइट। 200 मार्क्स का अगेन ये एग्जाम भी आपका है। जैसे ही आप इस पूरे पड़ाव को पार कर लेंगे, और पार करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? देखो भाई सी सेट जो है, पहले के लोग कहा करते थे कि सी सेट जो है बड़ा आसान पेपर है, आप लोग को सिर्फ जीएस पर ध्यान देना है। आज के समय पे चाहे वो आईआईटी का बच्चा है, चाहे वो आईआईएम से पढ़ा हुआ है, उन सभी के ना मार्क्स यही सी सेट की वजह से अटक कर, और उन लोगों के जीएस के एग्जाम्स क्लियर होते हैं, जीएस के पेपर क्लियर होते हैं, सी सेट की वजह से अटक कर वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किसके पे करना है, आप लोगों को सी सेट पे भी करना है, आप लोगों को जीएस पे भी करना है। सी सेट कैसा है यार, जनरल स्टडीज तो समझ में आता है, सारे ही सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सी सेट क्या है, जहां पे आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं, ठीक है, जहां पे आपका क्वांट आता है, मतलब मैथ्स आती है, और यहाँ पे रीजनिंग आती है, तर्कशीलता आती है। मैम ये तो आसान है, पर बेटे आज के समय पे क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, जो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए पेपर थोड़ा टफ हो चुका है। अब बात करते हैं मेंस की। जब मैं मेंस की बात कर रही हूं तो हम लोग बात करेंगे एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे अपने रेगुलर जितने भी अपने सब्जेक्ट है जीएस पेपर के, उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेंस के सब्जेक्ट्स की। मेंस जो है आपका वो कौन सा किस तरीके का एग्जाम होता है? मेंस का एग्जाम जो है आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना होता है। जैसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में जिस तरीके से लिखते आए ना आंसर्स, एक टाइम लिमिट होती है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और आपको आंसर्स लिखने होते हैं, सेम ही वही पैटर्न है यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा क्या? देखिए सबसे पहले अगर मैं बता दूं ना, मेंस जो है, मेन मार्कशीट आपकी, इसमें सारे मार्क्स वगैरह काउंट होते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहला है लैंग्वेजेस, ठीक है। ये लैंग्वेजेस क्या है यार, ये लैंग्वेजेस सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपका कोई मेन नहीं है जिसमें आपको 25% ही मार्क्स लेकर आने होते हैं। 2 इसमें होंगे, 2 लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होती है, जैसे लोग कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी। हम नॉर्थ की साइड के लोग तो यही 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं, अदरवाइज आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से 2 लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होती है, ठीक है। 25% मार्क्स ये होते हैं, पर एग्जाम जो है ये 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये लैंग्वेज तो ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम होता है जिसके मार्क्स आपके काउंट होंगे। वो एग्जाम कौन सा है? मैंने कहा एस्से का एग्जाम है। एस्से के अंदर आप लोगों के क्या होता है, 250 मार्क्स का पेपर, ठीक है। एस्से का होता है 250 मार्क्स का पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है। इसके बाद मैं कहती हूं एस्से के बाद आपका एग्जाम है सीधा जीएस पेपर 1, मेजर सब्जेक्ट्स आपके आ गए। अब जीएस पेपर 1 क्या है? मैंने कहा जीएस पेपर 1 आपका कुछ नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसी में वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सभी जो है 250 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है। फिर मैंने कहा जीएस पेपर 2, ये आपका होता है गवर्नेंस, पॉलिटी, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी से जोड़कर ये जीएस पेपर 2 बना है। ये अगेन होता है आपका 250 मार्क्स का, ठीक है। अब आती है बारी जीएस पेपर 3 की। ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 सबसे टफ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जीएस पेपर 3 क्या है, साइंस एंड टेक, यहां पे इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी होता है आपका कुल 250 मार्क्स का। एक एग्जाम आपका होता है जीएस पेपर 4, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है लोगों का, क्योंकि ये होता है एथिक्स का पेपर, और एथिक्स के पेपर में आप लोगों की होती है केस स्टडीज, क्वेश्चंस, ये सभी होता है इसमें, ठीक है। ये है आपका पेपर एथिक्स का, अगेन ये भी है 250 मार्क्स का पेपर।
अब बात आती है मैडम ये तो सब ठीक है, यहाँ पे तो 1250 ही हुए, तो बचे हुए 500 मार्क्स कहाँ गए? यार ये 500 मार्क्स जो है ना सबसे बड़ी चीज है आपकी। ये 500 मार्क्स क्या है? ये आपका है ऑप्शनल, जो आप लोग चूज करते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। आप चाहें तो जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उसी को साथ में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी एक डाइवर्सिफाइड नेचर के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि कॉमर्स के बच्चे बहुत बार सोशियोलॉजी चूज कर लेते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक के बच्चे बहुत बार PSIR चूज कर लेते हैं। आपको एक लिस्ट दी होती है, उसमें से आपको ये एग्जाम मतलब कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना होता है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कैसे चूज करना है। पर ये एग्जाम क्या होता है, एक होता है आपका पेपर 1 इसमें, और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 अगेन 250 और पेपर 2 अगेन 250 मार्क्स का। तो अगर मैं यहां पे कहूं टोटल मार्क्स आपके हो गए यहां पे 500, तो गलत तो नहीं है कहीं से भी, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया सारे GS और आपके पेपर्स को वहां पे मिला लूं, अब यहां पे आता है ऐसे ऑल GS एग्जाम्स, ठीक है, प्लस आपका ऑप्शनल के एग्जाम, ये सबको मिला के आपके होते हैं 1250, ठीक है। ये अकेला आता है ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का, तो भैया ये है आपका टोटल 1750 मार्क्स। अब ये बात याद रखिएगा भाई, जैसे ही आप मेंस को क्लियर कर लेते हैं, ये है मेंस का टोटल, और जैसे ही आप मेंस क्लियर करते हैं, ठीक है, मेंस क्लियर करने के बाद आप लोगों का आता है इंटरव्यू, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है यार? इंटरव्यू है आपका 275 मार्क्स का, तो टोटल कितना हुआ 225 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल आपके मार्क्स होते हैं UPSC को क्लियर करने के लिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, इसमें से आपको एग्जाम में से मार्क्स लेकर आने हैं। इसी में से मेन मार्कशीट आपकी बनती है, राइट, जहां पे आपके सारे ऑप्शनल के होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, और यहां पे आपके टोटल होते हैं, और वर्ड आता है रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। यही चीज आपका सबसे बड़ा डेस्टिनी चेंजर होता है। अब आइए एक बार आराम से इसको साइट पर भी देख लेते हैं। हमने बात करी थी लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस 2 प्रकार की मतलब आपको लेनी है, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरी आप कोई सी भी लैंग्वेज शेड्यूल में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसमें से आप ले सकते हो। दोनों एग्जाम क्वालिफाइंग के नेचर है, पर मार्क्स कितने हैं? 300 मार्क्स का ये आता है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स थे, और उसमें से सबसे पहले था एक एस्से अलग से। तो एस्से में आपका कितना मार्क्स था? 250 मार्क्स का एस्से आता है, 2 पार्ट्स में, वो भी डिवाइडेड होता है, A सेक्शन और B सेक्शन में। यहाँ पे है जनरल स्टडीज, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी से, वर्ल्ड को भी साथ में लेकर, इन सभी से टोटल कितना आता है? 250 मार्क्स का एग्जाम। अगेन GS पेपर 2, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब होगा। फिर आपका एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी का 250, और उसके बाद आपका 4th पेपर होता है एथिक्स का, जो कि अगेन 250 मार्क्स का। फिर ऑप्शनल आपके 2 500 मार्क्स का, और आपका पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का। इन टोटल 225 मार्क्स का आपका एक एग्जाम है, जो आपको या तो एक IAS अधिकारी बनाएगा, या फिर अगर आप लोगों ने इसमें कोई भी ढील छोड़ी, बिना किसी चीज को जाने आप सीधा जंप करके, तो आपको वही प्रोसेस दोबारा करवाने के लिए मजबूर कर देगा। अब यार इसमें बात करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। देखो प्रीलिम्स में ना एक बहुत ही छोटा सा एक आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत वास्ट है, ठीक है। बच्चों के 2-2 साल में एग्जाम जो है ना, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। काफी सालों से तैयारी कर रहे लोग भी इसमें डर जाते हैं कि नहीं यार इस बार तो अभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है मेरा। जैसे करंट अफेयर्स और इसके अलावा आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब पूरे करंट अफेयर्स पे, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसके अलावा फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, ये सभी से मिलकर आपका प्रीलिम्स बनता है। इसको कवर करने के लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये होती है मेंस को इसके साथ साथ लेकर चले। मेंस की डिटेल स्टडी पढ़ते जाएंगे, ये आपका साथ में कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। कभी भी प्रीलिम्स पे फोकस करके, इस एग्जाम के सिर्फ फोकस करके प्रीलिम्स पे कभी भी एग्जाम के लिए मत बैठना, मेंस के साथ साथ आपको करना होता है। फिर आते हैं आपकी बात CSET की, जहां पे आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्या क्या चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग,
क्वांट, ये सभी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। एग्जाम का टाइम भी दिया हुआ, 2-2 घंटे का एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक भी मिलता है आपको। अब बात आती है यार यहाँ पे मेंस की, कि मेंस का सिलेबस क्या है। देखिए जो मेंस का सिलेबस है ना, आप लोगों को बड़ा ही डिटेल्ड है, जिसमें आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, एस्से का पेपर है जो, उसके लिए साफ साफ बताया होता है कि आपको एस्से किस तरीके से कवर करने हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको गौर करनी है। लिखा हुआ है एस्से जो है आपका मल्टीपल टॉपिक्स में आता है, ठीक है, और आपको जो है क्लोज सब्जेक्ट के जो भी आपको टाइटल दिया है, जो भी आपको एक टॉपिक दिया है, उसके आसपास ही रहना है, उससे भटकना नहीं होता है, ठीक है। और अरेंज जो करना होता है आपको, मतलब पूरा सिलेबस जो एक लय में लिखना होता है। फिर आपको क्रेडिट जो है इफेक्टिव और एक्सप्रेशंस, मतलब आपने जितनी सुंदरता से उस एसे को लिखा होगा, ठीक है, अगर एग्जामिनर का उसमें कोई भी एक जो इंटरेस्ट है ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स अवार्ड होते हैं। अब मैं कहती हूं दूसरा जो पेपर है, पेपर आपका आता है वही कल्चर, इंडियन कल्चर हेरिटेज का, हिस्ट्री का, वर्ल्ड का और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी सोसाइटी, इन सभी से रिलेटेड इसका पूरा डिटेल यहाँ पे सिलेबस है आपका। ऐसे आपका पॉलिटी का सिलेबस दिया हुआ है, जहां पे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन सभी से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस है डिटेल्ड। पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आपके आर्टिकल अमेंडमेंट्स, कौन सा वर्ड आता है, कौन सा वर्ड इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कौन सा नहीं मेंशन्ड है, सब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मेंस और आपके प्रीलिम्स का साथ में पैटर्न लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है आपकी यार साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की, इन सभी की डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़नी है, गवर्नमेंट बजटिंग, ये सब पढ़ना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एनर्जी, पोर्ट्स, ये सभी चीजें पढ़नी है। साइंस एंड टेक पढ़ना है पूरा का पूरा। उसके अलावा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस पढ़ने हैं, हमारे देश में किस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं। पेपर 4 जो है एथिक्स का होता है, इसमें इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इन सभी से रिलेटेड सारा का सारा पार्ट आता है। मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन जो है, जो स्पेसिफिक पेजेस हैं, उसको हाईलाइट करके आप लोगों को दे दूंगी। आप लोग आप जितने भी हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहां से आप लोगों को ये सारी PDF एग्जैक्ट ये जितने पेजेस हैं ना, मेन पेजेस, वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे होगा, आप लोग आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी ऑप्शनल की, ठीक है। अब ये ऑप्शनल आपको चूज करने होते हैं। अब वापस हम लोग आ जाते हैं ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कि भाई ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो इसमें करना क्या है आपको यार, सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको कैसे कवर किया जाए। चाहे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपके पेपर 1 की, पेपर 2 की, पेपर 3 या पेपर 4 की, ठीक है, इन सभी को आपको कैसे कवर करना है, NCERT को बेस बनाकर। शुरुआत में NCERT को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। NCERT को बेस बनाकर पढ़ेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहने हैं इसके, ठीक है। ये तो हो गया आपका GS की बात। अब ऑप्शनल की बात, जब आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। सबसे पहले तो बात ही आती है भाई चूज कैसे करें ऑप्शनल। तो यार किसी भी ऑप्शनल का विदिन 15 to 30 डे का टाइम लेकर, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसको डिसाइड कर सकते हो थ्रू दी NCERT, कि उसकी बुक से आप डिसाइड कर सकते हो ये चैप्टर में या फिर ये सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आप इसको एग्जाम तक लेकर जा सकते हैं, और क्या आप इसके साथ 1 साल तक अपना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ये सब आपको चेक करना होता है, राइट। तब जाके आप डिसाइड करोगे और तब जाके आप अपने ऑप्शनल पे कमांड जारी करोगे। अब तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम के मार्क्स वगैरह। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात कर रही हूं ना, तो स्ट्रैटेजी में ये याद रखिएगा, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगी। कैसे यार, यहां पे मैं कहती हूं कि अगर मैं बोल रही हूं किसी स्टूडेंट के लिए जो कि आपके ग्रेजुएशन में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो बच्चा है या फिर वो एस्पिरेंट है, दूसरा सेकंड ईयर में है और तीसरा जो है थर्ड ईयर में है। फिर मैंने कहा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि
कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ड आउट हैं ग्रेजुएशन में, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। मैंने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो वर्किंग है, वर्किंग एस्पिरेंट्स, जो जॉब कर रहे हैं और साथ में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अब इसकी बात करते हैं डिटेल में यार। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो 1 से 3 घंटे, मतलब 1 घंटा तो कभी वैसे नहीं बोलना चाहिए, सीधा हम ले लेते हैं 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स आपको देने हैं। सेकेंड ईयर 3 आवर्स आपको देने हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में अगर हो आप, क्योंकि आप थर्ड ईयर के बाद एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आप लोग अगर थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन के फेज में, थर्ड या फोर्थ ईयर, जैसे बीटेक के बच्चे जो हैं फोर्थ ईयर के लिए बोला जाता है उनके लिए, तो थर्ड ईयर में अगर आप हैं, ठीक है, फाइनल ईयर मान लेते हैं इसको, फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा यार, यहाँ पे आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडीज मिनिमम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप लोग अपना शेड्यूल बना सकते हो। शेड्यूल कैसे बनाएंगे यार, आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। आपसे टाइम में कोई इधर उधर हो रहा है, कुछ भी चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं जा रही है, अलार्म सेट करिए। अलार्म भी आपके फेल हो रहे हैं तो आप एक ट्री का एक एप्लीकेशन होता है जिसके साथ आप ट्री ग्रो हो रहा है, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, राइट। आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ब्रेन जो है एंगेज रहे पढ़ाई की तरफ ही। जितने भी आपके रिलेटिव्स के फंक्शन है, कुछ भी है, उन सभी सोशल चीज़ों को हटा दो अपनी लाइफ से, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो सोशल रिलेशंस है आपके, ठीक है। मेन रिलेशंस अपने साथ रखो क्योंकि आपकी फैमिली जो है मोरल सपोर्ट देती है, मेंटल सपोर्ट देती है आपको। अब बात करते हैं पास्ड आउट स्टूडेंट्स की, जो पूरा टाइम अपना डिनोट करके बैठे हुए हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए। आप लोगों को यार कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर देने हैं। मैं ये कोई 12-14 घंटे का प्लान नहीं बना सकती, क्योंकि वो प्लान आपको सिर्फ ऐसा बनाना चाहिए आप पढ़ाई की तरफ डेडिकेटेड हो और पर्सनल लाइफ में भी आप अच्छे हो। यानी कि जैसे आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, या फिर आप लोग जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ वर्किंग एस्पिरेंट्स, आप लोग 4 से 5 घंटे अगर रेगुलर दे रहे हैं तो ये एग्जाम आप डील कर लेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, आप लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोग 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड दीजिए, आप लोग ये एग्जाम आराम से क्लियर करेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी अपने तरीके से बस फॉर्म करिएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी कि भाई आप लोग किस तरीके से इस एग्जाम से डील कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल टाइम टेबल चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए, कुछ और समझना है, तो आप लोग आराम से इसको कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।